संग्रहित होते हैं हमारे सब्जियों में, दानों में, अनाजों में और फलों में। हमारी माताएं मंडी में जाती हैं, बैगन खरीदते हैं, टमाटर खरीदते हैं और 2-4 पानी से धोती है, बोलती है जड़ निकल जाएगा। निकलता नहीं, निकलता नहीं। भ्रम में है हमारी माताएं, भ्रम में। जैसे आप इंडोसल्फान कीटनाशक दवा छिड़कते हैं, 7 सेकंड के अंदर, विदिन 7 सेकंड वो जड़ सोख लिया जाता है और उसके अंदर जो वसा है, वसा में संग्रहित होता है, फैट में संग्रहित होता है, नष्ट नहीं। जब आप ये जहर खाते हो, यानी जहरीला खाद्य खाते हो जो जैविक खेती से दिया हुआ है, रासायनिक खेती से दिया हुआ है, वो जहर हमारे शरीर में जाते हैं। शरीर में जाते ही हमारी प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है और प्रतिरोध शक्ति खत्म होने के बाद क्या होता है? चिकनगुनिया होता है, डायबिटीज होता है, कैंसर होता है, हार्ट अटैक होता है और मोक्ष प्राप्ति। मुझे बताइए, अगर किसी को जहर खिलाया, अगर किसी ने किसी को जहर खिलाया और उस जहर से उसकी मृत्यु हुई, तो जहर खिलाने वाले को क्या होती है? भारतीय संविधान के अनुसार क्या होती है? फांसी होती है। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आप भी जहर खिलाते हो, खिलाते हो ना? जो रासायनिक खेती करते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट पैदा करते हैं, ऊपर मिलाते हैं, वो भी लोगों को जहर खिलाते हैं, कैंसर से मारते हैं, डायबिटीज से मारते हैं। पापी है या पुण्यवान है? क्या कौन है? कौन है? आप कौन हो? पाप है या पुण्य है? मंदिर में जाते हो, प्रार्थना करते हो, क्या अधिकार है आपको? क्या? पाप नहीं करना है, इसलिए रासायनिक खेती नहीं करना है, जैविक खेती नहीं करना है। साथियों, नहीं चाहिए हमें रासायनिक खेती। हमारी भारत सरकार कहती है, कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि हरित क्रांति से हमारा देश खाद्यान्न के बारे में स्वावलंबी बन गया है। मुझ पर दांव देकर बोलते हैं। अच्छा, सिद्ध करोगे? क्या परिभाषा है खाद्यान्न की? केवल चावल में स्वावलंबन माने खाद्यान्न में स्वावलंबन की शब्दकोश में लिखा है। केवल गेहूं में स्वावलंबन माने खाद्यान्न में स्वावलंबन की शब्दकोश में लिखा है। क्या परिभाषा है खाद्यान्न की? खाद्यान्न माने केवल चावल नहीं, खाद्यान्न माने केवल गेहूं नहीं, खाद्यान्न माने गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, नवनी, कोदो, कुटकी, सावा, दलहन, तिलहन, फल, सब्जियां, खाने का तेल, इन सब में स्वावलंबन माने खाद्यान्न। खाद्यान्न की परिभाषा है। अगर खाद्यान्न इस तरह का परिभाषा है, तो 2007 में, ईस्वी सन 2007 में भारत सरकार ने लाखों टन गेहूं का अंतरराष्ट्रीय मंडी से आयात किया। $292 प्रति टन से लेकर $419 प्रति टन, माने 1600 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 21 रुपये प्रति क्विंटल बाहर से गेहूं मंगाया। क्यों? मध्य प्रदेश के किसानों ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने, बिहार के किसानों ने, पंजाब हरियाणा के किसानों में, उत्तराखंड के किसानों ने केवल 1200 रुपये मांगे थे उस समय। 1 क्विंटल का दाम नहीं दिया, 1600 रुपये बाहर का गेहूं मांगा। ये किसके लिए काम कर रही है सरकार? विदेशों के लिए? देश के लिए? देशों के किसानों के लिए? देश के किसानों के लिए नहीं। साथियों, अगर आप खाद्यान्न की स्वावलंबी बात करते हो, गेहूं का आयात क्यों कर रहे हो? खड़ा सवाल है।
जब से हमारा देश स्वतंत्र बन गया 1947 से, तब से लाखों टन दाल आयात कर रहा है हमारा देश। लाखों टन हर साल दाल आयात कर रहा है। दालों की हमारी घरेलू खपत है, डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ द पल्सेस 180 लाख टन। हमारी उपज है 145 लाख टन, यानी 25-30 लाख टन हमें डेफिसिट है। हर साल हम आयात कर रहे हैं, दालें आयात कर रहे हो और बोल रहे हो कि स्वावलंबी है हमारा देश। गुमराह कर रहे हो देश को। जब से हमारा देश स्वावलंबी आपने स्वतंत्र हुआ उस साल से 1947 से हम दक्षिण पूर्व एशिया से पाम ऑयल आयात कर रहे हैं, खाने का तेल वितरण किया जा रहा है। लाखों टन पाम ऑयल, चाहे फिलीपींस से हो, मलेशिया, इंडोनेशिया से हो, लाखों टन पाम ऑयल हर साल आयात कर रहे हैं, तो भी बोल रहे हैं कि हम स्वावलंबी है। देश को गुमराह कर रहे हो। सोयाबीन का तेल आयात हो रहा है। इतना नहीं, मंडी में जाइए, फल की दुकान में, वहां सेब रखे हैं, सेब पर स्टिकर लगा है, न्यूजीलैंड का सेब, चाइना का सेब, ऑस्ट्रेलिया का सेब। यानी गेहूं आयात कर रहे हो, दालें आयात कर रहे हो, खाने का तेल आयात कर रहे हो, फल आयात कर रहे हो, तो भी बोल रहे हो कि हमारा देश स्वावलंबी है। अरे क्यों गुमराह कर रहे हो देश को? स्वीकार करो कि हमारा देश स्वावलंबी नहीं है। हरित क्रांति के माध्यम से सत्य को स्वीकार करो। पहले वास्तविकता है कि हमारा देश हरित क्रांति से कभी भी स्वावलंबी नहीं था खाद्यान्न के बारे में, आज भी नहीं है। अगर ऐसी नीति चली आगे भी हमारा देश स्वावलंबी नहीं बनेगा। ये फतरत की लकीर है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अगर हमारा स्वावलंबन नहीं होता, नहीं चाहिए हरित क्रांति, हमें नहीं चाहिए। लाखों किसानों की आत्महत्या हो रही है। भारत में कुछ प्रांत ऐसे जिसको विकसित राज्य कहे जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, गुजरात है, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, विकसित राज्य। और किसानों की आत्महत्या केवल इन्हीं विकसित राज्यों में, इन्हीं विकसित राज्यों में किसानों की आत्महत्या। आपका उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश पिछड़े राज्य है, पिछड़े अविकसित। किसान की एक भी आत्महत्या नहीं है, एक भी आत्महत्या। इसका मतलब है तथा कथित जहां विकास है वहां किसानों की आत्महत्या है, जहां विकास नहीं वहां किसानों की आत्महत्या नहीं है। ये विकास हमें नहीं चाहिए, ये विकास हमें नहीं चाहिए। उड़ीसा में भी अभी आत्महत्या चालू हो गया, आत्महत्या उड़ीसा में अभी शुरुआत हुई है। अब अविकसित मत कहिए, वो तो विकसित कहिए। आत्महत्या प्रदान करने वाला, मोक्ष प्राप्ति करने वाला राज्य उड़ीसा चैंपियन आगे आएगा। साथियों, स्वावलंबन नहीं है, आत्महत्या के लिए बाध्य करता है, नहीं चाहिए। भूमि की बर्बादी, पंजाब सर्वोत्कृष्ट मॉडल के रूप में दुनिया को रखा गया था, दुनिया के सामने हरित क्रांति का सर्वोच्च मॉडल। क्या स्थिति है आज पंजाब में? मैं गांव किसान पंजाब के गांवों में घुमा हूं, मेरे किसी भी पंजाब में घुमा, क्या मैं देख रहा हूं? 30 साल पहले जो पंजाबी किसान 1 एकड़ में 30 क्विंटल गेहूं की उपज देता था, आज 15 क्विंटल नहीं मिलती। लाखों एकड़ हिंदुस्तान की भूमि, लाखों एकड़ बंजर बनी पड़ी है। जो कभी 100 टन गन्ना 1 एकड़ में देती थी, 30 क्विंटल गेहूं का उपज देती थी, आज घास भी अंकुरित नहीं होती, बंजर बनी पड़ी। जमीन का सत्यानाश, विनाश। नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
मानवीय स्वास्थ्य। मेरे खेत में काम करने वाला एक हमारा मजदूर था, चिंदू केवट, 70 साल का बूढ़ा। उसका पिता भी हमारे काम पर था, उसका बेटा भी हमारे काम पर था। 70 साल का बूढ़ा 100 किलो का बोझा खड़ा फेंक देता था, खड़ा दोनों हाथों से, इतनी अचाट बाउडर। क्या खाता था? अभी हमारे ये पढ़े हुए यूनिवर्सिटी के वो पोषण वैज्ञानिक आते हैं, बताते हैं इतना फल खाना चाहिए, इतना मध देना चाहिए, इतना ग्लास दूध पीना चाहिए, इतनी रोटी खाना चाहिए, इतना चावल, इतनी सब्जी, कच्ची सब्जी, पक्की सब्जी, तब कहीं आपका स्वास्थ्य अच्छा। जवार की रोटी खाता था चिंदू केवट, दाल नहीं मिलती थी, वो मिर्ची की पाउडर लेता था, नमक डालता था, पानी डालता था, एक प्याज खाता था। 70 साल का बूढ़ा 100 किलो का बोझा खड़ा फेंक देता। आज 18 साल के लड़के 10 साल का बोझा नहीं उठाते, नपुंसक बन गए हैं, नपुंसक। यहाँ बैठे हुए छोड़कर आंखों पे चश्मे लगे हैं, बाल सफेद हो गए हैं, पत्नी का समाधान नहीं कर सकते, नपुंसक। साथियों, बर्बादी बर्बादी, मानवीय स्वास्थ्य की बर्बादी। ये कहां से आई बीमारियां? हार्ट अटैक कभी सुना था? सुखी घर में 60 साल के कभी भी होता था ब्लड प्रेशर। आज बच्चा पैदा होता है, हॉल गया है, उसको ऑपरेशन करो। अरे ये कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब के गांव में कैंसर के पेशेंट है, घर घर में पेशेंट है। पंजाब में एक भटिंडा नाम का बड़ा शहर है, कॉटन सिटी बोलते हैं, बड़ा शहर है। राजस्थान में बीकानेर नाम का एक शहर है, बड़ा शहर है। पंजाब के भटिंडा से बीकानेर एक रोज ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन, क्योंकि उसमें 80% कैंसर के पेशेंट भी होते हैं। लाखों लोग मर रहे हैं, कैंसर माने अल्टीमेट डेथ, कायम मृत्यु। एक ऋषि हमारे मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं, डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हुए छोड़कर, कि एड्स बीमारी है, एक डिसीज है। अरे झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं देश को। एड्स बीमारी नहीं है। एड्स माने हमारी शरीर की प्रतिरोध शक्ति नष्ट होने की सर्वोच्च अवस्था। एड्स इज दैट स्टेज एट व्हिच टोटल इम्यूनिटी इज लॉस्ट। ये प्रतिरोध शक्ति खत्म करने का काम जहर कर रहा है, जो आप लोगों को खिला रहे हो। आप पापी हो, आप जवाब दे रहे हो उनके लिए। नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी उसी पद्धति, हमें नहीं चाहिए। भूमि की बर्बादी, पानी की बर्बादी, पीने में पानी नहीं है, पर्यावरण की बर्बादी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। मानसून 1 जून को केरल में प्रवेश करना ही था। राजस्थान में हिमालय को 15 जुलाई तक उसको टच होना ही था। 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक उत्तरी भारत में, पूरे हिंदुस्तान में बारिश देना ही था। 15 अगस्त के बाद 15 सितंबर तक उसको लौटने की तैयारी करना ही था, और 15 अक्टूबर के बाद उत्तर हिंदुस्तान से उसको निकालना ही था। 15 अक्टूबर के बाद पूरे देश में से मानसून को निकलना ही था। शाश्वत नीति नियम था प्रकृति का। 2 साल से मैं देख रहा हूं, मानसून केरल में 1 जून को प्रवेश करता ही है, लेकिन राजस्थान पहुंचता है 15 जुलाई के बाद, 1 अगस्त। और उत्तर हिंदुस्तान में जिसको
15 अगस्त के बाद लौटने की तैयारी करना है, 15 सितंबर के बाद तैयारी करता है और 15 नवंबर तक बारिश देता है, खरीफ की फसल चौपट करता है, बर्बादी करता है। मानसून की दिशा बदल गई। कारण ग्लोबल वार्मिंग, वायुमंडल में बदलाव और वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। राजस्थान का रेगिस्तान एरिया, चाहे जैसलमेर हो, सीकर हो, बाड़मेर हो, जोधपुर हो, पाली हो, 11 जिले ऐसे हैं जहां बारिश होती ही नहीं। इतिहास है, 3 साल में 1 साल बारिश, वो भी 100 मिलीमीटर। आप स्नान करने के लिए, नहाने के लिए कितना पानी लेते हैं? कितना पानी लेते हैं नहाने के लिए? कितने बकेट लेते हैं? कम से कम 1 बकेट। राजस्थानी रेगिस्तान के लोग 1 लोटे में 5 लोग स्नान करते हैं। कितने? 1 लोटा पानी में, लोटा माने पानी पीने का लोटा है ना, वो 1 लोटे में 5 लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं। आप बोलेंगे कैसे भाई, हमें ये तो 2-2 बकेट लाने से हमारा नहाना नहीं होता, 1 लोटे में 5 लोग। ये कपड़ा लेते हैं, पानी में डुबोते हैं, उसको निचोड़ते हैं पानी में, और क्या करते हैं? पानी नहीं, क्या करेंगे? पानी नहीं, क्या करेंगे? बूंद बूंद पानी संग्रहित करते हैं। कच्छ में जाइए, बारिश नहीं होती। आज उसी कच्छ में 2 साल से मैं देख रहा हूं, उसी रेगिस्तान में राजस्थान के हर साल बाढ़ आ रही है, बहुत भयावह बारिश होती है। और हिंदुस्तान के जिले जहां भयावह बारिश होती थी, जून जुलाई अगस्त में लगातार बाढ़ होती थी, पूर्वांचल जैसे आज अकाल है। पूरा मानसून दिशा बदल गई है, पूरा बदल गया। कारण एक ग्लोबल वार्मिंग। साथियों, ग्लोबल वार्मिंग के क्या परिणाम है? ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम मानवीय स्वास्थ्य पर है, फसलों पर है, पर्यावरण पर है, पानी पर है और वायुमंडल पर। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनो, संयुक्त राष्ट्र संगठन, इन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय कमेटी का गठन किया कि ग्लोबल वार्मिंग का अभ्यास करने के लिए दुनिया के माने हुए 1000 वैज्ञानिक उस कमेटी के सदस्य थे। उस कमेटी का नाम है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। लगातार ठोस कार्य किया उन्होंने कि क्या परिणाम हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, और खोजबीन के बाद एक रिपोर्ट लिखी, वो मैंने पढ़ी। रिपोर्ट में लिखा है कि 1 डिग्री टेम्परेचर चढ़ता है तो 160 किलो प्रति एकड़ उपज घटती है। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम यह है कि अल्ट्रावायलेट रेस सीधे आ रहे हैं, क्योंकि रोकने वाला ओजोन खत्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से। जो अतिनील किरण आते हैं, खतरनाक है, सीधे आ रहे हैं, उसको शोषण करने वाला, रोकने वाला ओजोन का लेयर बिल्कुल खत्म हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो उसके लिए कारण है। कौन कौन से हैं? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाले, पर्यावरण का विनाश करने वाले, मानसून की दिशा बदलने वाले, मानसून का रूप बदलने वाले 4 वायु कारण है, जिसको कहते हैं हरित गृह वायु, ग्रीन हाउस गैसेस। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। सर, 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने से कितना? 160 किलो 1 एकड़ में उपज घटती है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, और चौथा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC वायु। ये 4 वायु ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारण है। और मेरा दावा है
मेरा दावा है कि ग्लोबल वार्मिंग में 60% हिस्सा खेती का है, चाहे रासायनिक खेती हो या जैविक खेती। 60%। मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको। जैसे पहले बताया मैंने कि गेहूं के कटाई के बाद, धान के कटाई के बाद, गन्ने के कटाई के बाद भूमि पर पड़े हुए अवशेष क्या करते हैं? जला। धुआं ही धुआं, विशाल मात्रा में हवा में ये ग्रीन हाउस गैसेज जाते हैं और ओजोन को खत्म करते हैं, और अतिनील किरण जो सूरज की रोशनी से एक साथ आते हैं पूरे भूमि पर आते हैं। फसलों की बर्बादी, पर्यावरण की बर्बादी, मानवीय स्वास्थ्य की बर्बादी, नपुंसक बनाने की सब विधि होती है। कारण ये जैविक खेती, रासायनिक। आप गोबर का खाद डालते हो, कंपोस्ट फैलाते हो भूमि के सतह पर, वर्मी कंपोस्ट फैलाते हो, उसमें 46% जैविक कार्बन होता है जो वोलाटाइल है, घुलनशील है। जैसे टेम्परेचर, हवा का तापमान 28 डिग्री के ऊपर चढ़ने लगता है और 36 डिग्री के ऊपर छलांग लगाता है, तो ये 40% कार्बन मुक्त होता है। कौन से? कंपोस्ट का, वर्मी कंपोस्ट का, गोबर खाद में जो जैविक कार्बन है 40% वो मुक्त होता है। हवा में प्राण वायु से उसको मिलता है, कार्बन वायु के रूप में हवा में जाता है, साथ में मीथेन भी जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी जाता है, विशाल मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और सत्यानाश होता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाले आप हो अगर आप रासायनिक खेती करते हो, जैविक खेती करते हो। धान की खेती में पानी भरा जाता है, गन्ने की खेती में पानी भरा जाता है। ये धान की खेती, गन्ने की खेती ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, क्योंकि मीथेन विशाल मात्रा में वहां से हवा में चला जाता है। ऐसे जीवाणु है जो गलाने का काम करते हैं, मीथेन की निर्मित करते हैं गन्ने की खेती में और धान की खेती में, जहाँ पानी भरा जाता है और विशाल मात्रा में ये ग्रीन हाउस गैस मीथेन हवा में जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं। धान खेती करने वाले आप उसके लिए जवाबदेह हो। आप जैसे होलोस्टीन उच्छावास करते हैं, मीथेन छोड़ती है, लाखों टन मीथेन हवा में जाते हैं। देशी गाय नहीं छोड़ती, जैसे होलोस्टीन छोड़ती। इसका मतलब है कि भारत सरकार ने कोपेनहेगन समिट में पूरी दुनिया को आश्वासन दिया कि भारत इसके आगे 23% कार्बन घटाएगा। क्या बोलता है भारत? 23% कार्बन का उत्सर्जन हम रोकेंगे। कैसे रोकेंगे बताइए? अगर ये वास्तविक सत्य है कि जैविक खेती से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, रासायनिक खेती से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बंदी करिए। आपको बयान लगाना होगा, तब कहीं ग्लोबल वार्मिंग घटेगी, नहीं तो भाषण से नहीं घटेगी। नहीं चाहिए हमें ये जैविक खेती नहीं चाहिए और रासायनिक खेती नहीं चाहिए, जो खतरनाक सिद्ध हो रही है, खतरनाक सिद्ध हो रही है। जहां बहुत घनी बारिश होती है, धान की खेती होती है, वहां अकाल गिरेंगे, बारिश नहीं होगी, अकाल गिरेंगे। जहां अकाल है, इतनी घनाघाती बारिश होंगी अगले कुछ सालों में कि वहां धान की खेती करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आने वाली है, आ रही है। अगली पीढ़ी कैसे जिएगी? इसकी सोच आपको करनी। नहीं चाहिए हमें रासायनिक खेती, नहीं चाहिए जैविक खेती नहीं चाहिए, जो भूमि की बर्बादी, पर्यावरण की बर्बादी, पानी की बर्बादी, मानवीय स्वास्थ्य की बर्बादी हमें नहीं चाहिए। पारंपरिक प्राचीन पद्धति नहीं चाहिए। 1 एकड़ में 18 बैलगाड़ी गोबर खाद संभव नहीं। रासायनिक खेती आवाज धीरे से निकल रहा है, रासायनिक खेती नहीं चाहिए। इसलिए जैविक खेती
वो भी नहीं चाहिए। नहीं, थोड़ा धीरज रखिए, उसका भी पोस्टमार्टम हो जाएगा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर यहीं बैठे विजय पांडे। मैंने कहा जैविक खेती में 3 संसाधन बताए जाते हैं, वो डायरेक्ट वीडियो बाद में आया, वो भी उसमें ही आता है। पहला है गोबर का खाद, वो पहले पारंपरिक में गया। पहला है कंपोस्ट खाद, क्या है? कंपोस्ट खाद। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट और तीसरा है बायोडायनेमिक। 150 साल पहले ब्रिटेन में कंपोस्ट खाद टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। ये कंपोस्ट खाद टेक्नोलॉजी जो जैविक खेती की टेक्नोलॉजी है, भारतीय पद्धति नहीं है, विदेशी पद्धति है। वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी स्वदेशी नहीं है, विदेशी है। बायोडायनामिक स्वदेशी नहीं है, विदेशी है। और ताज्जुब की बात है, अज्ञान की वजह से हमारे देश में जो स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं वो अपने जुबान से विदेशी टेक्नोलॉजी का प्रचार कर रहे हैं, जैविक खेती का प्रचार कर रहे हैं। अज्ञान से हो रहा है। जैविक खेती स्वदेशी नहीं है, विदेशी टेक्नोलॉजी है, और स्वदेशी के नाम पर प्रचार कर रहे हो। मुंह में स्वदेशी बगल में विदेशी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी नहीं, विदेशी। कंपोस्ट टेक्नोलॉजी का विकसन भारत में नहीं हुआ, यूरोप में हुआ। तब ब्रिटेन के पंतप्रधान को लगा कि यूरोपियन टेक्नोलॉजी भारत के किसानों को बताना चाहिए। तब हमारे देश पर उनका राज्य था, ब्रिटिशों का, हम परतंत्र में थे। तो ब्रिटेन के पंतप्रधान ने इंग्लैंड के वैसे एक विशेष वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट हॉवर को बुलाया और कहा, डॉक्टर हावर्ड, हिंदुस्तान में जाइए, तो हमने जो विकसित की है ये जैविक खेती की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की पद्धति, वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी भारतीय किसानों को बताइए। आदेश मिलते ही मान्यवर डॉक्टर अल्बर्ट हॉवर्ड हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में घूमे। वाइसरॉय ने हिंदुस्तान के उनको घूमने की सारी व्यवस्था की, प्राचीन भारतीय पद्धति का अभ्यास किया। बाद में इंदौर में आए, इंदौर के महाराजा ने, होलकर महाराजा ने उनको 300 एकड़ भूमि दी प्रयोग करने के लिए। उन्होंने वहां भी प्रयोग किए, पूरे देश में घूमे, प्राचीन भारतीय पद्धति का अभ्यास किया और अंत में एक रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेज दी। क्या लिखा उस रिपोर्ट में? लिखा है, माननीय पंतप्रधान, ब्रिटिश सरकार, आपने मुझे जैविक खेती का प्रचार करने के लिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी भारतीय किसानों को बताने के लिए हिंदुस्तान भेजा था, लेकिन जब मैं हिंदुस्तान में घूमा, प्राचीन कृषि भारतीय पद्धति का अभ्यास किया, अंत में मुझे लगा, मेरा मानना है कि भारतीय किसानों को यूरोपियन टेक्नोलॉजी सीखने की आवश्यकता नहीं, बल्कि यूरोपियन किसानों को प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति सीखने की आवश्यकता है। एक यूरोपियन वैज्ञानिक बोलते हैं कि प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति यूरोपीय से अच्छी है, और हमारे कृषि वैज्ञानिक क्या कहते हैं? हाँ, यूरोपियन टेक्नोलॉजी अच्छी है। कितना डिफरेंस है, कितना। कंपोस्ट टेक्नोलॉजी स्वदेशी नहीं है, विदेशी है, पहली बात। दूसरी बात, ये 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और कितना फीट गहरा? 1.5 फीट गहरा खड्डा खोदे किसानों को गाड़ने के लिए।
फिर उसमें 1 फीट का काड़ी कुटे का स्तर, उसके ऊपर गोबर का घोल, उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी और उसके ऊपर